अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ। लेक्चर नंबर 4, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए, पढ़ लिए। और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से मिला। कुछ अच्छी सजेशंस भी दी गई जिन पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं अमल दरामद कर सकूँ। पहली बात है, कुछ कुछ क्लियर कर दूं इस लेक्चर्स के हवाले से कि देखें, इसमें आप जावा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जावा पढ़ने के लिए, कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए, अगर वो लेक्चर सिर्फ वर्बल लेक्चर होता तो जाहिर है उसको फिर मोबाइल के हिसाब से भी बनाया जा सकता था। लेकिन यहाँ आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये है कि आप इसको अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे देखें और मुझे फॉलो करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपने मुझे मोबाइल पे फॉलो किया तब भी ठीक है, लेकिन आप इसका, इस कोर्स का जो सही मकसद है, जो कि प्रैक्टिकली आपको जावा सिखाना, वो जावा सिखाने के लिए ज़ाहिर है वो फिर उसका मोबाइल के अंदर आप कोड राइट नहीं कर सकेंगे और फिर वो बात वैसी नहीं बनेगी, आपको शायद समझ में चीज़ें ना आए। दूसरी बात आपको ये कहता चलूँ कि जावा एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, और जिस वक्त ये बुकलेट पब्लिश की गई थी, उस वक्त जावा का वर्जन 1 या 2 चल रहा था। क्योंकि ये व्यू के हैंडआउट्स बहुत पुराने हैं और काफ़ी अरसे से अपडेट नहीं हुए, तो लैंग्वेज अभी बहुत हद तक तब्दील हो चुकी है, बहुत हद तक इसमें नई चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ ये कोर्स मुकम्मल करा रहा हूँ, ये हैंडआउट्स मुकम्मल करा रहा हूँ, तो मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैंने इसको फॉलो ना किया तो कोर्स को मैं सही तरीके से मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं आपको जावा पूरी पढ़ाने लग जाऊँ तो शायद मुझे मेरी पूरी उम्र भी कम पड़ जाए कि मैं आपको अगर जावा पढ़ाने लगूं। और कई चीज़ें मैं ऐसी हैं जो बिल्कुल नए फीचर्स हैं जावा के, वो जावा 8 में बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए, तो वो चीज़ें जो हैं वो मैंने इस लेक्चर्स में अपने ऐड नहीं की हैं, क्योंकि मैं आपको ऐसी कोई चीज़ पढ़ाना नहीं चाहूँगा जो आपके कोर्स के कंटेंट का हिस्सा ना हो। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जावा एक फंडामेंटली जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओओपी, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। आजकल की ज़्यादातर मॉडर्न जो लैंग्वेजेस हैं, जिसमें जावा हो गई, ठीक है ना, जावा हो गई, क्विकली आपको बता देता हूँ, जावा है, ठीक है ना, सी प्लस प्लस है, इसके अलावा पाइथन है, ठीक है, इसके अलावा सी शार्प है, इसके अलावा रस्ट है, इसके अलावा डार्ट है, गूगल की बनाई हुई लैंग्वेज है। तो वो सारी की सारी जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। ये एक मॉडर्न पैराडाइम है जो सारी की सारी लैंग्वेज इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को यूज़ करती हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश ये है कि आप लैंग्वेज की स्पेसिफिकली ना जाएं, आप कॉन्सेप्ट्स पे जाएं, ताकि इंशाल्लाह आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप किसी भी लैंग्वेज पे शिफ्ट होना चाहें तो कॉन्सेप्ट आपके ऑब्जेक्ट ओप्स के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे, तो बासानी आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में बड़े आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे। बाज़ लैंग्वेजेस जैसे जावा है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, डार्ट है, और किसी हद तक जो है ना रस्ट भी, ये सारी की सारी जो हैं लैंग्वेजेस सी के सेंटेक्स को ही फॉलो करती हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ही प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखें, एक बहुत तवील, एक बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक चैप्टर्स में मुझे समझाना पड़ेगा, मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ। लेकिन इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी खुद भी एफर्ट लगाएं और इंटरनेट पर सर्च करें, यूट्यूब पे जाएं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ 30 से 40 मिनट के लेक्चर के अंदर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में गहराई में जाके बताऊं। क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ये लेक्चर व्यू के लेक्चर से भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और जाहिर है फिर उस इस पूरे लेक्चर को बनाने का मकसद जो है वो बिल्कुल फौत हो जाएगा। क्योंकि आप CS304 जो है, CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो आप अपने दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में या चौथे सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं,
तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे। ये एक प्रिक्विजिट के तौर पे मैं समझता हूँ कि आपको पता होंगी। तो मैं अब इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आप फिर भी उस वक्त ये चीज़ों को इन चीज़ों को नहीं समझ पाए थे तो काइंडली यूट्यूब को जाइए, वहाँ जाके सर्च कीजिए। गूगल है, उस पर जाके सर्च कर सकते हैं आप। और मेरी आपसे बहुत मुद्दबाना गुजारिश है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसमें इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है, ये तीन चार चीज़ें जो हैं ये फंडामेंटल हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो उसको समझने के लिए आप थोड़ी सी एफर्ट लगाएं, थोड़ा सा समझें। यूएमएल आप पढ़ के आ चुके हैं थोड़ा बहुत, आपने यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इसको भी अगर आप पढ़ लें तो अच्छा होगा, ताकि आप विजुअली चीज़ों को समझ सकें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ सकें। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को ही यूज़ करके किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इनकैप्सुलेशन, जो कि बहुत फंडामेंटली आपका एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इनकैप्सुलेशन एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो ये हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है ना, गाड़ी अगर आपकी है, कोई कार है, ठीक है ना। अब अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की इनर डिटेल में आप कभी नहीं जाते। गाड़ी के ऊपर एक चाबी लगी हुई है हैंडल के ऊपर, उसको आप दबाते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, को मूव करते हैं और एक्सेलरेटर और क्लच दबा के आप गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इनकैप्सुलेशन ये कहती है कि इनकैप्सुलेशन का मकसद ये है कि जो इनर वर्किंग है, मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम डील सारे ऑब्जेक्ट्स को ही करते हैं, क्लासेस को ही करते हैं। तो जो एनकैप्सुलेशन है वो ये कहता है कि जो भी इनर वर्किंग है ना, उसको उससे आपको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। जो यूज़र है उसको गाड़ी अंदर से कैसे काम कर रही है, कैसे इग्निशन जा रहा है, कैसे पेट्रोल जा रहा है, कैसे तेल यूज़ हो रहा है, कैसे पहिए घूम रहे हैं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जब मैं क्लास को यूज़ करूँ तो कार को जैसे मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ तो सिंपल एक चाबी लगाऊँ और अपना एक इंस्ट्रक्शन दूँ, और कार इनकैप्सुलेटेड है अंदर ही अंदर, उसके सारा मैंने डिफाइन किया हुआ है कि एक क्लास अंदर से क्या कर रही है। एक यूज़र को उससे कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उसका बाहर से जो एक्सटर्नल इंटरफेस है उसको देखेगा, और गाड़ी अंदर से क्या काम कर रही है ये उसको उसका लेना देना देना नहीं है। तो आप जब भी अपनी क्लासेस बनाएं वो इनकैप्सुलेटेड होनी चाहिए। क्लासेस के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। फिर एक कॉन्सेप्ट है, तो मतलब इन जो किसी चीज़ की भी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दुनिया में, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, भाई जानवर हो गए, इंसान हो गए, चरिंद परिंद हो गए, गाड़ियाँ हो गई, कोई भी चीज़ है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप उसको इंटरनली स्टडी करने जाएं, जैसे अगर आप इंसानी जिस्म की भी बात करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हम इंसान जो है इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। तो इनकैप्सुलेशन का इंटरनली मतलब ये है कि आप जब अपनी क्लासेस बनाते हैं उनको इनकैप्सुलेटेड करते हैं, यानी उसके अंदर आप फंक्शनैलिटी डालते हैं, और फिर जो क्लास का यूज़र है उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता कि आपने किस तरीके से अंदर प्रोग्रामिंग की है। वो सिंपली आपके क्लास को कॉल करेगा, इंस्टेंशिएट करेगा और उस क्लास को यूज़ करना शुरू कर देगा। तो ये मुख्तसर सा इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस की बात की जाए तो इनहेरिटेंस यानी आपकी क्या, इसको उर्दू में मायने निकलते हैं विरासत, ठीक है ना। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जब आप एक क्लास लिखते हैं, दुनिया में कई चीज़ें एक जैसी हैं। जैसे अगर आप फ़र्ज़ कर लीजिए, आप जानवरों में देखिए, शेर है, ठीक है ना, लायन है, ठीक है, टाइगर है, ठीक है, उसके बाद पैंथर है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो मतलब बिल्कुल उसी तरह के होते हैं, मतलब एक जैसे दिखते हैं। इवन आप अगर उसको उसमें आप कैट्स को शामिल कर लें तो कैट्स भी एक ही कैटेगरी, तो वो देखने में एक जैसे ही लग रहे होते हैं। टाइगर भी एक जैसा है, अगर आप उनको करीब से जाके देखें तो उनके जो स्पेसिफिकेशन हैं वो इसी तरह एक ही तरह से चिंगाड़ते हैं, एक ही तरीके से हमला करते हैं, बस साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो इनहेरिटेंस में हम करते ये हैं मेरे दोस्तों, कि इनहेरिटेंस में आप करते ये हैं कि आप एक क्लास जैसे बनाई आपने, ठीक है ना। अब आपने क्लास बनाई बिग कैट, ठीक है ना,
या कैट्स के नाम से बनाई, सॉरी मैं इसको मिटा देता हूँ। तो जैसे आपने क्लास बनाई, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में, तो आपने क्लास बनाई, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ज़रा छोटा हो जाए क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम है। तो आपने क्लास बनाई, ठीक है ना, क्लास, और आपने उसका नाम दिया कैट्स, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इन सारे जानवरों को एक ही क्लासिफिकेशन दे दी कि ये कैट्स की कैटेगरी में शामिल होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी साइंस पे देखते हैं तो ये इनको कैट्स कैट्स ही कहा जाता है, बिग कैट्स कहते हैं इनको, लॉयन को, टाइगर को, पैंथर्स को बिग कैट्स। तो आपने क्लास बनाई कैट्स के नाम से, ठीक है ना। यहाँ पे आपने लिख दिया ईट, एक मेथड बना दिया ईट का, फिर स्लीप एक मेथड बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया, जब ये क्लास आपने बना ली तो उसके बाद आपको लॉइन बनाना है, जैसे लॉइन का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो आप एक क्लास लेंगे, क्लास बनाएंगे क्लास, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे लॉइन, ये मैं सेंटेक्स आपको करके दिखाऊंगा, सिर्फ अभी ये बात समझने के लिए है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। ये लाइन है, आपने क्या किया, इनहेरिट कर लिया कैट से, क्योंकि एक लाइन जो है वो ओरिजिनली तो कैट ही है ना, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन अगर उसको क्लासिफाई किया जाए तो हम कैट ही कहते हैं। तो क्या होगा कि जब आप रन टाइम पे इसको चलाएंगे तो ये कैट को इनहेरिट करेगा, तो ऑटोमेटिकली लाइन के अंदर ये दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी, स्लिप भी ऐड हो जाएगा, ऐड। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो टाइगर की बना लूँ, इसी जगह से चाहूँ तो पैंथर की बना लूँ। तो इनहेरिटेंस ये होती है कि आप एक क्लास के अंदर कुछ चीज़ें डाल देते हैं और फिर उसको रीयूज़ करते हैं। रीयूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि देखें कोड जो है ना आपका, जो होता है कोड, मैं मिटा देता हूँ इसको, कहीं आप इसको लेके समझें कि मैं आपको इसी से समझा रहा हूँ। ये चीज़ एक समझाने के लिए थी, मैं अभी हम अगले इंशाल्लाह लेक्चर में जाएंगे जब, तब आप इनहेरिटेंस को सही तरह समझ लीजिएगा। अभी इसके बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जो आपकी आप एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद जब क्लास आपने बना ली तो फिर उसके बाद उसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं मुख्तलिफ लिहाज से। क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि आप जब भी कोई दुनिया की किसी भी चीज़ पे नज़र डालते हैं तो वो मिलती जुलती होती हैं, तो आप करते ही हैं कि जो सेम चीज़ें होती हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और जो स्पेसिफिक होती हैं उनको अलग-अलग कर लेते हैं। तो उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार जो है क्लासेस में एक एक चीज़ को डिफाइन नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने आपको मिसाल दी बिग कैट्स की, तो अब अगर मैं स्लीप और ईट का मैं लगाऊं मेथड इस क्लास के अंदर, तो अगर मैं देखूं तो सारे के सारे, यानी टाइगर भी ईट करता है, लॉइन भी ईट करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपकी छोटी कैट्स हैं वो भी ईट करती हैं, मतलब खाना खाती हैं, सारे के सारे खाना खाते हैं, सोते भी हैं, ठीक है ना। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इनकी जितनी सब चीज़ों में कॉमन चीज़ें उनकी मैं एक अलग क्लास बना लूं, और जो स्पेसिफिक हैं टाइगर की, लॉयन की, सब की, उनकी मैं अलग अलग क्लासें बना लूँ। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका एक अलग बन जाएगा कॉमन चीज़। तो लेटर ऑन, क्योंकि कंप्यूटर में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाई इसलिए गई थी कि आपको कोड रीयूजेबिलिटी मिले, आप कम से कम वक्त में कोड राइट करें, क्योंकि आपका ज़्यादातर टाइम, कोड तो आप एक बार लिख लेंगे, लेकिन जब कोड आप लिख लेंगे तो मेंटेन करने में उसको काफ़ी टाइम लगता है, उस पर काफ़ी पैसा और वक्त लग जाता है। तो आप इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पोलीमॉर्फिज्म इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप कम से कम वक्त में मेंटेनेबल कोड बनाएं। तो अब अगर मुझे, जैसे मैंने एक क्लास बनाई थी बिग कैट्स की, तो अब उसमें मैं कोई एक फंक्शन और ऐड कर दूं, और सारी क्लासेस जो हैं वो उससे इनहेरिट हुई हुई हैं, उसी से माखज़ हुई हुई हैं, तो मुझे फ़ायदा क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अगर मैं एक स्लीप का मेथड डालता हूँ क्लास के अंदर, बिग कैट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली लॉइन में भी वो मेथड आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो टाइगर में भी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो पैंथर में भी आ जाएगा। तो जितनी भी, इससे समझाने का मकसद ये है कि जितनी भी ड्राइव्ड क्लासेस होंगी बिग कैट्स से, ठीक है ना, वो सारी की सारी उसमें ये मेथड ऑटोमेटिकली स्लीप का आ जाएगा, ठीक है, ये वाला मेथड आ जाएगा। और अगर मतलब उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आइंदा मैं इसे चेंज करना चाहूँ, अगर मैं फ़र्ज़ करें इसको नहीं लिखता यहाँ पे, एक बेस क्लास नहीं बनाता,
मुझे सब जगह जाके यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, यहाँ। और अगर चले दो तीन की बात हो तो चलो बंदा इग्नोर भी कर दे, कोई मसला नहीं। लेकिन मसला ये है कि अब अगर आप तीन जगह बनाएंगे और तीन जगह अगर आपको चेंज करना पड़ गया तो तीनों जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आपने बेस क्लास में एक मेथड बना लिया, वो ऑटोमेटिकली जब उसको मॉडिफाई किया तो ये भी मॉडिफाई हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो रीयूजिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी और आपको आसानी हो जाती है चीज़ों को मेंटेन करने में। अब अगर मैं यहाँ कोई चीज़ ईट का मेथड बनाऊँ तो ऑटोमेटिकली लाइन में भी ईट का आ जाएगा, टाइगर में भी आ जाएगा, पैंथर में भी आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, इनहेरिटेंस जो होती है वही होती है कि आपको कोड रीयूजिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जाके पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5 में इनहेरिटेंस को डिटेल से। फिल वक्त इतना ही जानना ज़रूरी है। अगर कोई बात फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बात करेंगे अब पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस बहुत मिलती जुलती चीज़ें हैं, बहुत क्लोजली काम करती हैं। आपने देखा होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म आप कई चीज़ों में देखते हैं। अब जैसे बिल्ली है, जब बिल्ली बोलती है तो वो करती है मियाऊ, ठीक है ना, ठीक है ना। कुत्ता जब भौंकता भौंकता है तो वो भू भू करता है, ठीक है ना। उसके बाद आप हर जानवर के बोलने का अंदाज है, चिड़िया अलग से बोल रही है, उससे अलग, और जानवर चरिंद परिंद अलग से बोलते। लेकिन अगर आप उनको जनरलाइज करेंगे तो ये उनका स्पीकिंग मेथड है। यानी ये बिल्ली जब बोलती है तो मियाऊ करेगी, कुत्ता जब भौंकेगा तो भौ भौ करेगा, और बहुत सारी चीज़ें। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी ये पॉलीमॉर्फिक है। मतलब आप करते क्या हैं कि पॉलीमॉर्फिक अपनी क्लासेस को बनाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि रन टाइम के ऊपर आपकी जो फंक्शनैलिटी है आप उसको रन टाइम पे बदल सकते हैं। अगेन ये सारी चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट्स मेरे ख्याल में आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ लीजिए। मेरा अगर यहाँ मैं आपको पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लगा मैं बताने लगा कि जैसा मैंने कहा, तो पूरा का पूरा टाइम मेरे पे लग जाएगा, इसी भी चीज़ पे लग जाएगा। वैसे ही ऑलरेडी मैं 17 मिनट इस पे लगा चुका हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि मैनी शेप्स। तो आप ऐसी क्लासेस बनाते हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती है होती हैं, एक जैसी नहीं होती, मिलती जुलती होती हैं। आप एक बेस क्लास बनाते हैं इनहेरिटेंस के जरिए और उसका बिहेवियर बदल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए। तो रन टाइम पे आपको पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए आप उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, बल्कि ये तीनों, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना, ये तीन चार चीज़ें जो हैं ये पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैं। ये मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बहुत टाइम इस पे हमने लगा दिया। क्लासेस, क्लासेस के बारे में आप जानते हैं। क्लासेस जो हैं इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर और मैप। तो क्लास का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक घर बनाते हैं, ठीक है ना, आपने एक घर बनाया, ठीक है, आपने एक घर बनाया। अब आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, कहते हैं भाई मुझे घर बना दो, तो वो एक ड्राइंग के ऊपर आपको एक घर बना के दे देता है। वो घर एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो एक ड्राइंग पे आपको बना के देता है। वो ब्लूप्रिंट होता है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है कि आपको अगर घर बनाना है तो आप इस ड्राइंग को फॉलो करेंगे तो एक घर बन जाएगा। तो इसी तरीके से क्लासेस जो होती हैं वो एक ब्लूप्रिंट होती हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होती। वो आप उसमें कोड राइट करके लिखते हैं कि अच्छा मैंने एक क्लास बनाई, उसमें मैंने ह्यूमन की क्लास बनाई, उसमें मैंने डाल दिया ईट, स्लीप, वॉक, टॉक करके मैंने मेथड्स बना दिए। तो वो सिर्फ मैंने कोड की हद तक लिखा, अभी वो ऑब्जेक्ट नहीं बना है, ठीक है ना। क्लास में और ऑब्जेक्ट में फ़र्क ये है कि क्लास जो होती है वो कोड के टाइम पे आप बनाते हैं, फिर आप उस क्लासेस से फर्दर जो है ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया क्लासेस, क्लासेस इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट। मतलब वो स्केलेटन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले आपको उसकी क्लास डिफाइन करनी पड़ती है। हम आगे जाके स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपकी चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो ऑब्जेक्ट क्या हुए, ऑब्जेक्ट क्लास ही की चीज़ होती है। क्लास को जब आप इंस्टेंशिएट करते हैं, अपने कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टेंशिएट करते हैं, आपको याद होगा सी प्लस प्लस में हम इस तरह से करते थे, स्टूडेंट, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं एस इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, अगर आपको याद होगा इस तरीके से हम इंस्टेंशिएट करते थे CS201 और CS304 में। तो ये जब आप, ये स्टूडेंट क्लास है, अब मैं इसको न्यू कीवर्ड बनाता हूं तो ये क्या करेगा, एस को ना एक ऑब्जेक्ट बना देगा।
ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका। तो ये वैसे क्लास थी स्टूडेंट, लेकिन जब मैंने इसको इंस्टेंशिएट किया, न्यू कीवर्ड यूज किया, तो कंप्यूटर के मेमोरी में ये एस जो है ये स्टूडेंट जैसा एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप एक क्लास से जितनी चाहें ऑब्जेक्ट्स बना लें। अब मैं यहाँ पे एक और S1 के नाम से डिफाइन कर दूँ, ठीक है ना, मैं डिफाइन कर दूँ, फिर S2 के नाम से डिफाइन कर दूँ, फिर S3, जितने चाहूँ मैं बना लूँ। तो क्लास में एक ही बार लिखूंगा, हाँ उसको मैं रन टाइम के ऊपर न्यू कीवर्ड से जब मैं उसको अपनी मेमोरी के अंदर अलाइव करूंगा तो मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। तो यहाँ मैंने 3 इंस्टेंसेस बना दिए, ठीक है ना। तो नाउन थिंग्स इन द वर्ल्ड इज लाइक एन ऑब्जेक्ट। तो नाउन का मतलब ये होता है आप किसी की भी क्लास बना लें, आपने क्लास बना ली, कार की बना ली, ह्यूमन की बना ली, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब तो ये आप सारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस में जब भी आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखते हैं तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। तो उस हिसाब से आप क्लासेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, वहाँ से आप क्लासेस जो हैं एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसको जब कोड में राइट करते हैं तो आप जावा की फाइल बना के क्लासेस बना लेते हैं। उसके बाद जब आप अपने मेन प्रोग्राम में जो उनको एक्सेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स बना के उनको आपस में मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स। तो जो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है उसको यूज़ करने का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपको पूरा लिटरली 1 घंटे में मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है तो थोड़ी सी मैं अपनी स्पीड तेज़ रखूँगा। अगर आपको समझ ना आए तो बेहतर होगा कि आप CS304 के हैंडआउट्स खोलें और वहाँ के चंद इनिशियल चैप्टर्स को, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो आगे आते हैं हम नीचे चलते हैं। मैंने इस बार थोड़ा जूम कर दिया ताकि आप बासानी देख सकें। तो अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर किसी भी स्टेट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब इनिशियलाइज करते हैं, यानी जब आपने यहाँ पे न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज किया था ऑब्जेक्ट को, तो जब एक ऑब्जेक्ट अलाइव होता है मेमोरी के अंदर तो वो क्या होता है, वो इसी तरीके से जब मेमोरी में बनता है तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप उसको एक स्टेट देते हैं, ठीक है ना। आप उसके अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं। तो एक स्टेट देने के लिए, अलाइव करने के लिए आप एक मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक अ मेथड। वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, कोई ये मेथड कह लेंगे क्योंकि जावा टर्मिनोलॉजी में मेथड कहा जाता है, C++ टर्मिनोलॉजी में आप उसको मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं। वो दोनों चीज़ एक ही होती हैं, नाम अलग अलग है। यहाँ पे उसको मेथड का नाम दिया जाता है। तो ये वादे रहिएगा कि आइंदा मेथड में कहूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं आपको फंक्शन मेंबर फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप मेंबर फंक्शन जो बनाते हैं इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और इसका नाम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा एक क्लास का नाम होता है, और लेकिन इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। मैं आपको आगे जाके कोड में तफसीलन समझाऊंगा। फिल वक्त आप इससे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये क्लास है, ये आपने दी ये आपने दी पब्लिक, ठीक है ना, क्लास। ये थोड़ा सा मेरा पेन सही काम नहीं कर रहा, मैं मिटा देता हूँ इसको। पब्लिक, ठीक है ना, क्लास पर्सन, ठीक है, ये मेरी एक क्लास हो गई। अच्छा, यहाँ सेमीकोलन नहीं डालेंगे आप, ये C++ नहीं है, यहाँ सेमीकोलन नहीं डलता। तो आप सिंपली यहाँ से पैरेंथेसिस खोलेंगे, यहाँ बंद करेंगे, और आपने अगर इसका कंस्ट्रक्टर देना है तो मैं करूँगा पर्सन, ठीक है ना, पैरेंथेसिस में मैं दे दूंगा। ये जो है ये कंस्ट्रक्टर बन गया इसका। इसका देखिए मैंने ना इसके पीछे वॉइड लिखा है, ना इंट लिखा है, ना स्ट्रिंग लिखा है, कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए होता है, एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। तो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक ऑब्जेक्ट को एक वैलिड स्टेट में मेमोरी के अंदर डिफाइन कर सकें, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा डोंट वरी अबाउट इट, हम जब कोड में आगे जाएंगे इंशाल्लाह तो वहाँ जाके आप समझेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स में समझ लीजिए, अब एक जैसे गाड़ी है, ठीक है ना, अब गाड़ी का रंग है, ठीक है ना, कलर हो गया, फिर मॉडल हो गया, ठीक है ना,
उसके बाद उसका आप कह लें उसका मैन्युफैक्चर का नाम हो गया, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर का नाम, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो ये सारी की सारी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? स्टूडेंट के हो सकते हैं नेम, ठीक है ना, डिग्री प्रोग्राम, रोल नंबर, ठीक है ना। तो ये रोल नंबर, ये जो तीन चीज़ें हैं, बहुत सारी आप निकाल सकते हैं, स्टूडेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, तो जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप उसको आप कहेंगे एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ एंड एन ऑब्जेक्ट हैज़, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसका रंग क्या है, उसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट की, उसका जेंडर क्या है, ठीक है ना, उसके बाद उसका उसके उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी, ठीक है ना। तो नीचे चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगा। मेथड्स क्या हैं? मेथड्स मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के दो चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, और एक मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स कह लें ऐसे या प्रॉपर्टीज़ कह लें, एक ही बात है, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स कह लें आप इसे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स, तो जैसे मैं हूँ, अब मेरा मेरा प्रॉपर्टीज़ क्या हुई? मेरा रंग, मेरा नाम, मेरे वालिद साहब का नाम, मेरी वालदा का नाम, मेरी एज, मेरा जेंडर, मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, मेरा क्या रोल नंबर है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी की सारी मेरी प्रॉपर्टी। मेथड क्या है? मेथड वो जो मैं एक्शन कर रहा हूँ, जो मेरा वर्ब है उसको मैं एक्शन कर रहा हूँ, यानी मैं सोता भी हूँ तो ये मेरा स्लीप, ये मेथड हो गया जो हमने ऊपर बताया था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने ईट, प्ले, स्टडी, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये जो मैंने डिफाइन किए यही हो। ये आपको जब आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्लास में मेथड्स क्या हैं या प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अगेन मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ आपकी जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो आपसे रिलेटेड डाटा है, यानी अब अगर आप शनाख्ती कार्ड की बात करें तो उस पर लिखा होता है नेम, जेंडर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो वो प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। मेथड क्या है? मेथड ये है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ, मैं खेलता भी हूँ, मैं स्टडी भी करता हूँ। तो ये एक नॉर्मल जो है एक स्टूडेंट की मेथड्स हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो ये वही हो। अब अगर जैसे बात करें तो वो जानवरों की, तो उसमें क्या है? ईट, खाते हैं वो, स्लीप करते हैं, और बस। अब वो ना स्टडी करते हैं ना वो खेलते हैं, सिर्फ वो ये दो काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट के आप उसको क्या मेथड देना चाहें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने सिर्फ आपको बात मिसाल के तौर पे समझाई और इसमें मेरा कोई मकसद नहीं था। तो अब आगे चलते हैं। अगेन मैं आपसे कहूँगा कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो काइंडली मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करके थोड़ा सा अपने अपना स्क्रॉल कर लूँ, फिर मैं जूम इन करके बताता हूँ आपको। तो देखें, अब ये जैसे क्लास है, ये हमने एक डिफाइन कर ली क्लास, थोड़ा और जूम कर लूँ ताकि आपके क्लियर हो जाए। तो ये क्लास हमने बना ली, ठीक है ना। अब ये क्लास है, पॉइंट एक क्लास बनाई। अब इसकी ये देखें, ये जो दो चीज़ें हैं ना, प्राइवेट, ये इसके एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है, वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टीज हो गई, ये वाली ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, और ये आपका क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये मेथड है। ये मैंने आपको सब चीज़ें इससे पहले जो सफ़े थे उस पर मैंने आपको बताई थी। ये कंस्ट्रक्टर है। अब देख लीजिए, ये हमेशा जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो हमेशा प्राइवेट होती हैं। आप कोई भी बाहर से एक्सटर्नल कोई क्लास को इन चीज़ों को नहीं छेड़ सकता। जैसे मैं अब कहूँ, अब मेरे दिल में क्या बातें हैं, मैं क्या करता हूँ, ये मुझसे कोई पूछेगा तो वो खुद ब खुद उसको नहीं पता लगेगा। वो मुझसे पूछेगा कि भाई आप क्या काम करते हैं, आप
कब सोते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, आपका नाम क्या है, तो ये सब चीज़ें प्राइवेट है, अनलेस समबडी इज आस्किंग मी। तो हमेशा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्राइवेट होती हैं, वो पब्लिक नहीं होती। वो ऑब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कॉन्सेप्ट है कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा वो ऑब्जेक्ट कहलाता है कि उसका एक प्राइवेट उसकी इंफॉर्मेशन होती है और उसके पब्लिक जो है उसकी उसके एक्शंस होते हैं। अब आप देखिए, पॉइंट जो है ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे देखें, यहाँ वॉइड नहीं लिखा, कोई रिटर्न टाइप नहीं होती इसकी। ये पॉइंट सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हम इन जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इनिशियलाइज करके पॉइंट को एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर बना सकें। और इसका कोई मकसद नहीं होता कंस्ट्रक्टर का, सिर्फ और सिर्फ इसकी इनिशियलाइजेशन करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ की इनिशियलाइजेशन करने के लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल होता है। रही फिर बात रही मेथड की। अब मेथड में मैं ये मेथड में डिस्प्ले कर रहा है, तो ये डिस्प्ले में क्या करेगा? डिस्प्ले इन दोनों को डिस्प्ले करा देगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एक्शन है, ये आपका फेल है, वर्ब है। तो ये आपका डिस्प्ले एक वर्ब है जिसे हम मेथड कहते हैं। मेथड इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे आपकी सारी बिजनेस लॉजिक लगेगी, जो भी आप कोड राइट करेंगे वो इन मेथड्स के अंदर करेंगे। तो क्लास को समझ लीजिए, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। आपने इस तरह से बनाई, ये एक ब्लूप्रिंट है। अब मैं इसको न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी। क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, कंस्ट्रक्टर होता है, मेथड्स होते हैं जिनको हम मेंबर फंक्शन भी कहते हैं अगर आप C++ के बैकग्राउंड से आए। तो किसी भी चीज़ में प्रॉपर्टीज होती हैं, कंस्ट्रक्टर होता है, मेथड होता है, और एक और चीज़ होता है डिस्ट्रक्टर, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये डिस्ट्रक्टर भी होता है कि जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा हो मेमोरी में से तो आपको क्या करना है, तो यह यहाँ आप डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई हो। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि कंपैरिजन विद C++, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी, बहुत सारी चीज़ें जावा में और C++ में बहुत हद तक मिलती जुलती हैं। अब आप पब्लिक पढ़ चुके हैं, प्राइवेट पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्टेड पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक का मतलब ये है कि बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करेगा और आपके मेथड या प्रॉपर्टीज़ को जो आपने पब्लिक बनाई हैं, जैसे ये अगर मैं इनको पब्लिक बना देता, इनको प्राइवेट की जगह में पब्लिक बना देता, इनको मैं पब्लिक बना देता, तो ये बाहर से भी एक्सेसिबल थी। लेकिन एक अच्छा ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को अपने हद तक रखता है। बाहर से इजाज़त सिर्फ कब देता है कि आप मेथड्स के ज़रिए और गेटर्स और सेटर्स के ज़रिए आप उसको उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेंगे। डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते। आप डिफाइन कर सकते हैं पब्लिक, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। प्राइवेट, अब प्राइवेट में आप देते हैं तो प्राइवेट हमने यहाँ दिया, प्राइवेट का मतलब ये कि प्राइवेट है, मतलब वो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट देख सकता है, बाहर से कोई भी आने वाला, मैं पॉइंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू न्यू .1 कर पॉइंट करूँ, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये एक्सेस नहीं होंगी क्योंकि ये प्राइवेट है। अगर मैं इनको पब्लिक डिफाइन कर देता तो ये एक्सेस हो सकती। तो C++ में आप लिखते थे, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो पब्लिक, फिर आप कोलन डालते थे, उसके बाद आप यहाँ लिखते थे इंटीजर i, ठीक है ना। आप लिखते थे नेम, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो ये सारे पब्लिक बन जाते थे। जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में आपको हर ऑब्जेक्ट के साथ प्राइवेट प्राइवेट पब्लिक पब्लिक लिखना पड़ेगा। सिर्फ एक दफ़ा के लिखने से काम नहीं बनेगा। इसी तरीके से जब मैं किसी को डिफाइन करता था प्राइवेट, अगर आपको याद होगा C++ में, ये मेरा पेन सही तरह से काम नहीं कर रहा, एनीवे मैं कोशिश करूंगा इसे ठीक करने की। जब आप प्राइवेट डिफाइन करते थे तो ये होता था कि भाई प्राइवेट आपने यहाँ डिफाइन किया तो उसके नीचे जितनी भी होती थी वो सब प्राइवेट हो जाती थी और बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही रहती थी अनलेस अनटिल कि आप पब्लिक उसे डिफाइन करें। तो इसी तरह जावा में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वो होती हैं जो इनहेरिटेड क्लास में तो आपको वो अलाउड होती हैं, लेकिन वो बाहर से कोई एक्सेस को नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपने उस क्लास से कोई ड्राइव की हुई क्लास तो वो उसे एक्सेस कर सकता है। मतलब इसकी मिसाल आप ऐसे ले लीजिए कि आपका कोई जिगरी दोस्त है, आप उसको उसकी चीज़ों को हाथ लगा सकते हैं, उसकी जेब में हाथ डाल सकते हैं, उससे प्राइवेटली कोई बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपके पास आऊँगा तो मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, तो आप मुझे एक्सेस नहीं देंगे।
तो जब आप ऐसी कोई क्लास बनाना चाहें जिसको आप एक लिमिटेड लोगों को अलाउ करना चाहें कि अच्छा भाई ये लोग अलाउड हैं, इसके अलावा कोई अलाउड नहीं है, तो ये चीज़ जो है प्रोटेक्टेड जो है वो चीज़ कहलाती है। ये आप पढ़ चुके हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है ना। तो ये पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, accessible only to the class itself and to the sub classes or their or classes in the same package। तो आप उस प्रोटेक्टेड को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो उस सब क्लास में हो या उसी पैकेज का हिस्सा हो, तो आप उसको प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड उसी सूरत में एक्सेस हो जाएगा अगर उस क्लास से आप इनहेरिट कर रहे हो, सब क्लासेस बना रहे हो या उस पैकेज का हिस्सा हो, तो ही वो चीज़ एक्सेस होगी, नहीं तो बाहर से उस प्राइवेट चीज़ को, चाहे प्राइवेट मेथड हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वो चीज़ वहाँ से एक्सेस नहीं होगी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, जो कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बताया शुरू में, ये जो होते हैं कंस्ट्रक्टर, ये हमेशा पब्लिक होते हैं, क्योंकि जाहिर है बाहर से जब कोई आप इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मेमोरी में, तो उसके लिए आपको इनिशियलाइज करने के लिए पब्लिक देना पड़ेगा। अगर आपने इसको प्राइवेट दे दिया तो कंपाइलर तो वैसे ही आपको एरर दे देगा और उसका तुक भी नहीं बनता सेंसेबली अगर देखा जाए तो। उसकी वजह यह है कि पब्लिक जो है जाहिर है वो बाहर से एक्सेस कर लेगा, मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ यही क्लास एक्सेस करेगी या इससे जो मैंने क्लास को इनहेरिट करके दूसरी क्लासेस बनाई हैं वही इसको एक्सेस कर सकेंगी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके प्रॉपर्टीज़, आपके मेथड्स वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा पब्लिक होता है। आगे चलते हैं। तो डिफ़ॉल्ट एक ये है, एक नया कीवर्ड इसमें शामिल कर दिया है जावा ने, डिफ़ॉल्ट एक्सेस इफ नो एक्सेस मॉडिफायर इज प्रोवाइडेड, एक्सेसिबल टू ऑल क्लासेस इन द सेम पैकेज। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट दे देंगे तो डिफ़ॉल्ट ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वैसे ज़्यादातर तो यही 3 यूज़ होते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तो सारी की सारी क्लासेस जो एक ही पैकेज में हो, मैं पैकेज बनाना भी आपको सिखाऊंगा इसमें आगे जाके, तो इस तरीके से वो वहाँ पे वो एक्सेस हो सकेगा, इसके अलावा आप कहीं और एक्सेस उसको नहीं कर सकेंगे। तो एक और बात का मैंने आपको शुरू में बताया था कि जावा के अंदर जब आप क्लास को डिफाइन करते हैं तो एंड पे सेमी कोलन नहीं देते सी प्लस प्लस की तरह। तो ये चीज़ों का ध्यान रहे, सेंटेक्स जावा का सी प्लस प्लस से मिलता जुलता ज़रूर है लेकिन 100% वो नहीं है। तो इसको आप आखिर में क्लास की डेफिनेशन के करली ब्रेसेस के एंड करने के बाद आप यहाँ पे सेमी कोलन ना डाल दीजिएगा, सेमी कोलन गलत हो जाएगा, आपका कंपाइलर आपको एरर दे देगा। तो ऑल मेथड्स फंक्शंस आर रिटन इन लाइन, देयर आर नो सेपरेट हेडर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन फाइल। इसमें कोई एच की फाइलें नहीं होती, हेडर फाइलें नहीं होती, इसमें पैकेजेस होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इन लाइन होते हैं, यानी ये कि मैंने बताया था आपको कि एक ही लाइन पर आप एज अ कन्वेंशन आप इन लाइन यानी एक ही लाइन पे आप पूरा फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे अब हम चलते हैं। तो जब हम बात करें इनिशियलाइजेशन की वेरिएबल की, तो क्लास के अंदर आप इंटीजर भी बनाते हैं, स्ट्रिंग्स भी बनाते हैं, कैरेक्टर भी बनाते हैं, बोलियन भी बनाते हैं। तो क्लास के अंदर जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आप डिफाइन करेंगे वो न्यूमेरिक होंगी, तो वो इनिशियलाइज हो जाएंगी 0 से। अगर कैरेक्टर आपने बनाया तो भी नल से हो जाएंगी, अगर आपने स्ट्रिंग बनाया है तब भी वो नल से हो जाएंगी, ठीक है ना। बुलियन जो है वो फॉल्स से इनिशियलाइज होता है हमेशा, यानी ये वो वैल्यू है कि अगर आपने सिंपल दे दिया इंट आई, ठीक है ना, तो इंट आई का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली जब आप इसकी वैल्यू को चेक करेंगे तो इसमें 0 पड़ा होगा। सी में अगर आपको याद होगा, सी में इनिशियल वैल्यू नहीं होती, आपको डिफाइन करनी पड़ती थी। तो ये सारी डिपेंड करती है कि आप कौन सा आप डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। जब भी आप किसी मेथड के अंदर जब डिफाइन करते हैं ना, मैं अपनी स्लाइड को थोड़ा सा आगे कर दूं, जब भी आप, ये तीसरे सफ़े पर आ गए हम, जब भी आप किसी मेथड को डिफाइन करते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल आप प्रिमिटिव डेटा टाइप देंगे तो उसमें आपकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। जो भी आपके मेंबर फंक्शन या मेथड्स हैं उनके अंदर जो भी आप प्रिमिटिव टाइप डिफाइन करेंगे, यू हैव टू सप्लाई अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अदरवाइज द कंपाइलर विल गिव यू एरर। देखें यहाँ पे इन्होंने
इनिशियलाइज तो कर दिया लेकिन वैल्यू एक्सेस नहीं की। अब यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो वो कहेगा भाई क्या प्रिंट करना चाह रहे हो, एक्स में है क्या। क्लास लेवल पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन हो जाएंगे, लेकिन मेथड लेवल पे जो भी आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देंगे उनकी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी वैल्यू। अगर आप वो डिफाइन नहीं करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेम नेम एज अ क्लास नेम, डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती कंस्ट्रक्टर की, सेम एज अ क्लास नेम, ठीक है ना। आगे आगे JVM प्रोवाइड द जीरो आर्गुमेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओनली इफ दैट डजन। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि हमेशा जब भी आप क्लास बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर आप बनाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपने क्लास बनाई, क्लास प्रोग्राम, ठीक है ना, ये आपने क्लास बनाई जावा के अंदर, तो यहाँ पे आप प्रोग्राम का आप एक्सप्लिसिटली उसको बताते हैं कि भाई ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, कि ताकि जब मुझे इनिशियलाइज करना हो इसकी प्रॉपर्टीज़ को, यहाँ में अगर प्रॉपर्टीज़ मेरी डिफाइन है उनको इनिशियलाइज करना हो तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर आप इसको एलिमिनेट कर दें, जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप इसको डिफ़ाइन नहीं करते हैं, तो मैंने पूरा ही मिटा दिया, अगर आप इसको डिफ़ाइन नहीं करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देते, तो JVM जो है ऑटोमेटिकली, जैसे C++ में होता था कि वो ऑटोमेटिकली एक चीज़ डिफ़ाइन कर दिया करता था, ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे दिया करता था। अगर आपको याद हो CS304 में आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो जावा में भी ऐसा ही होता है। आप इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, और आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर आप देंगे तो वो कोड से उठा लेगा, और अगर आप नहीं देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंजेक्ट कर देगा आपकी क्लास के अंदर आपको बगैर बताए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर्स भी मैंने आपको बताया, डिस्ट्रक्टर्स एक्चुअली जावा में इतने यूज़ नहीं होते, क्योंकि देखें यहाँ पे जो आपकी मेमोरी को क्लीन अप करने की जिम्मेदारी है वो जावा रन टाइम की है, उसके जो गार्बेज कलेक्टर है उसकी है। तो आपको इसमें कोई गर्ज नहीं है। डिस्ट्रक्टर आमतौर पे हम इसमें नहीं बनाते हैं, किसी सूरत में बना भी लेते हैं, लेकिन एक्सक्यूज मी, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको इस तरीके से मतलब आप उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तब भी ठीक है ना। तो उसके लिए भी नाम वही होगा, बस आपने करना ही है कि टिल्डे का साइन यहाँ देना है, जैसे आप वहाँ देते थे कि अब अगर आपका प्रोग्राम क्लास का नाम प्रोग्राम है तो आप यहाँ देंगे प्रोग्राम नीचे क्लास के एंड पे, तो ये आपका डिस्ट्रक्टर हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर आप दे सकते हैं टिल्डे डाल के, सी साइन डाल के, आपके कीबोर्ड पे देखें एक्सट्रीम टैब के ऊपर एक टिल्डे का साइन है, वो आप देंगे और क्लास का एज इट इज़ नाम लिखेंगे तो वो आपका डिस्ट्रक्टर में। लेकिन डिस्ट्रक्टर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी की सारी मेमोरी कलेक्शन की, गार्बेज कलेक्शन की जिम्मेदारी, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होकर क्या कर रहा है ये जिम्मेदारी अब हमारी नहीं है, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी रन टाइम ने, जावा वर्चुअल मशीन ने ऑटोमेटिकली अपने ज़िम्मे ली हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन की, ये मैं आपको अब इंशाल्लाह लेके चलता हूँ आगे जाके कोड के अंदर। तो लेट्स गो टू द कोड। तो देखें यहाँ पे मैंने सोर्स कोड वगैरह वही दिए हुए हैं सारे, मैं आपको समझा देता हूँ। अब समझने वाली इसमें बात क्या है, देखें यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, ठीक है ना, यहाँ मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई। अभी ये पैकेज को रहने दीजिए फॉर अ वाइल, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। आपने स्टूडेंट की क्लास बनाई, या आपने प्राइवेट मेंबर दे दिए कि स्टूडेंट का एक रोल नंबर भी है, स्ट्रिंग इंटीजर रोल नंबर है, और इसका एक नाम है स्टूडेंट का। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, और ये इसके कंस्ट्रक्टर्स हैं। देखें ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो अगर आप इसको अगर मैं एलिमिनेट कर दूंगा तो जावा ऑटोमेटिकली इसमें एक ऐसा ही एक कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट कर देगा। लेकिन आपको जब मतलब अगर आप नहीं देंगे तो इंजेक्ट कर देगा, अगर दे देंगे तो फिर आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसको फॉलो करेगा। और आप एक पैरामीटराइज, जैसे मैंने यहाँ पैरामीटराइज दिया हुआ है कि मैंने एक स्टूडेंट को आप इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, और स्टूडेंट को आप नाम और रोल नंबर भी दे सकते हैं। तो क्या होगा, जो आप नाम और रोल नंबर इनिशियलाइज करेंगे वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके इसमें सेव हो जाएंगी। इसमें इसके साथ इस नाम, इन दोनों के नामों के साथ जो आप यहाँ नाम बता रहे हैं उसके हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा। अब कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों, गेटर और सेटर।
तो गेटर और सेटर क्या होते हैं? गेटर और सेटर वो पब्लिक मेथड्स होते हैं जो आपकी प्राइवेट फील्ड को सेट करते हैं और उसमें वैल्यू डालते हैं, और आप उसमें से वैल्यू रिट्रीव करते हैं। ठीक है ना? तो ये आपने देखा कि नेम है। अब इसमें अगर मुझे वैल्यू डालनी हो तो मैं डायरेक्टली अलाउ नहीं करूंगा इसको चेंज करने के लिए, प्राइवेट है, क्योंकि ये मैं इसको अलाउ करूंगा, जो बाहर से कोई भी एक्सेस करेगा ना तो मैं उसको सिर्फ ये गेट नेम दूंगा और सेट नेम दूंगा। आप ये चीज़ें सी प्लस प्लस में पढ़ के आ चुके थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ एक रो नेम डिफाइन किया, फिर इसका गेट नेम और सेट नेम। तो जब भी वो गेट नेम का फंक्शन कॉल करेगा, मेथड कॉल करेगा, तो इसमें जो वैल्यू है वो रिट्रीव होके आप कॉलर को दे दी जाएगी, मतलब दे दी जाएगी। और अगर आप सेट नेम देंगे तो आगे आप पैरेंथेसिस में नाम देंगे, तो वो ये नेम की वैल्यू असाइन हो जाएगी इस प्राइवेट फील्ड को, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको असाइन हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो भी प्रॉपर्टी आप बनाते हैं उसका गेट और सेट डिफाइन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ी देर में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड में किस तरीके से आप इसको फटाफट बना सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे मेथड्स हैं गेटर और सेटर। ठीक है, ये हमेशा पब्लिक होते हैं क्योंकि इससे आपकी बाहर की जो कॉलर है वो इसे कॉल करके आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है ऑब्जेक्ट की उसको सेट करता है। ठीक है ना? ये आपने देखा रोल नंबर है, तो ये गेट रोल नंबर सेट रोल नंबर। यहाँ पे हमने देखे कंडीशन भी डाली हुई है कि अगर रोल नंबर की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तो रोल नंबर को एज इट इज़ ले लो, अगर रोल नंबर 0 से ज़्यादा नहीं है तो आप 100 बाय डिफ़ॉल्ट उसको दे दो। यानी अगर आपने उसको -1 -2 -100 दी तो ऑटोमेटिकली उसको 100 असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर 0 से ज़्यादा दी तो फिर वो वैल्यू असाइन होगी जो कॉलर उसको असाइन करने के लिए दे रहा है। अच्छा, यहाँ आ गए आपके कंस्ट्रक्टर। अब देखें मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, तो जब भी आप स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू एस स्टूडेंट करके इनिशियलाइज करेंगे तो ये दो वैल्यू जो आपकी प्रॉपर्टीज़ की हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से होंगी। यानी ये आपने बताया कि ये सेट नहीं किया गया नाम और रोल नंबर 100 है, ये डिफ़ॉल्ट आपने वैल्यूज़ दे दी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक नॉर्मल एक वैलिड स्टेट में इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर आप उसको वैसे नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर्टी सेट नहीं होंगी, आपका एक जो ऑब्जेक्ट है वो सही तरीके से इनिशियलाइज नहीं हो सकेगा। यहाँ पे देखिए आप नीचे आइए, तो मैंने एक और कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ नाम और रोल नंबर पास कर रहा हूँ। तो ये नाम और रोल नंबर क्या कर रहा है इंटरनली सेट नेम में जाके नाम यहाँ से कॉल करेगा, सेट नेम यहाँ जाएगा, यहाँ से नेम में नेम को इसमें असाइन कर देगा इसमें। ठीक है ना? इसी तरीके से रोल नंबर, तो जब मैं रोल नंबर दूंगा तो ये जाएगा रोल नंबर यहाँ असाइन करेगा, वैलिडेट करेगा, 0 से ज़्यादा नहीं है, 0 से ज़्यादा है तो ले लेगा, 0 से कम है तो 100 उसको असाइन कर देगा। ये मैं बुक की एग्जाम्पल को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ने में अगर आप हैंड आउट को फॉलो करेंगे तो आपको पढ़ने में दुश्वारी नहीं होगी। इसी तरीके से मैंने एक और कंस्ट्रक्टर दे दिया, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ एज इट इज़ एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के इस कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा हूँ। तो उससे वो क्या करेगा इस ऑब्जेक्ट की नेम उठाएगा, नेम में डाल देगा, रोल नंबर उठाएगा, रोल नंबर में डाल देगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा एक वन एंड ओनली वन मेथड है प्रिंट के नाम से। वो प्रिंट में मैं कर क्या रहा हूँ, प्रिंट के अंदर सिंपली मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट का नाम प्रिंट करा दूंगा और रोल नंबर प्रिंट करा दूंगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ln है और एक आप देखेंगे अगर आप यहाँ आए तो देखें एक प्रिंट है और प्रिंट ln भी है, बहुत सारे और भी हैं। तो प्रिंट ln क्या करता है लाइन ब्रेक दे देता है, जब भी आप कोई बात को प्रिंट करेंगे तो लाइन ब्रेक, यानी इसके बाद एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी, दूसरी लाइन पे जाके ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ प्रिंट दे दूंगा तो वो उसी लाइन पे प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो ये पहले प्रिंट होगा, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली विदाउट एनी लाइन ब्रेक। लेकिन मैं अपनी कोड को ज़रा वाजे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ प्रिंट ln लिख देता हूँ। ठीक है ना? यहाँ पे ENDL सेमीकोलन का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि वो ये चीज़ यहाँ पे जो आप C++ में डालते थे, या \n तो चल जाएगा एज इट इज़। अगर आप चाहें तो यहाँ \n भी दे सकते हैं न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, लेकिन जावा का स्टैंडर्ड ये है कि आप ये मेथड यूज़ करें। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, रैप अप करता हूँ मैं स्टूडेंट। ठीक है ना? उसके बाद
हाँ, ये आपका स्टूडेंट है, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके गेटर और सेटर हैं जो इन वैल्यूज़ को असाइन या रिट्रीव करेंगे उसमें से वैल्यूज़। इसी तरीके से ये रोल नंबर हैं, ये दोनों गेटर और सेटर हैं रोल नंबर प्रॉपर्टी के असाइन और रिट्रीव करने के लिए, क्योंकि ये एक प्राइवेट उसकी पार्ट्स हैं तो आप इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने मेथड्स बनाए हुए हैं जो आपको इस तक रसाई मुमकिन बना सकेंगे। अगर आप ये डिफाइन नहीं करेंगे तो आप इसको इन दोनों वैल्यूज़ में वैल्यू असाइन नहीं कर सकेंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट, ज़ाहिर है अगर मैं एक स्टूडेंट का नाम ना दूं, रोल नंबर ना दूं, तो वो स्टूडेंट किस काम का, सच समझने वाली बात है ना। तो ये है सारा मामला। तो इसी तरीके से यहाँ आ गए आप, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर दे दिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैंने आपको बताया अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली एक बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाल देगा, बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर डाल देगा। लेकिन मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है तो वो इसी को फॉलो कर रहा है जो मैंने डिफाइन किया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप स्टूडेंट इनिशियलाइज करेंगे विदाउट असाइनिंग नेम और रोल नंबर, तो यहाँ नेम में आ जाएगा नॉट सेट और रोल नंबर में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 की आएगी। इसी तरीके से मैंने एक और कंस्ट्रक्टर दे दिया। तो जितने चाहे आप कंस्ट्रक्टर बना लें, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि किस तरह आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं एक वैलिड स्टेट में ऑब्जेक्ट को। तो आप ये सारी चीज़ें इस तरह से यहाँ पे ये डिफाइन कर किया है। यहाँ पे मैंने नाम ले लिया ताकि मैं इनिशियलाइज करते हुए वैल्यू नेम की और रोल नंबर की असाइन कर दूँ, तो वो ऑटोमेटिकली सेट नेम सेट रोल नंबर नेम से उसकी रोल नंबर को और नेम को डिफाइन कर देगा। इसी तरीके से स्टूडेंट का पैरामीटर है, यहाँ मैं एज इट इज़ पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ और फिर उस ऑब्जेक्ट के नाम को मैं लेता हूँ, इसके नाम में सेव कर देता हूँ, और रोल नंबर लेता हूँ, रोल नंबर में सेव कर देता हूँ। उसके बाद ये मेथड है आपका। सिंपल इससे कर क्या रहा हूँ कि इससे मैं नेम और रोल नंबर की वैल्यू को कंसोल के ऊपर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये पैकेजेस के बारे में मैं बताता हूँ आपको। अब हम चलते हैं आगे। तो यह आपने देख लिया होगा सारे का सारा, बड़ा आसान है समझना। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगर आप CS304 और CS201 पढ़ के आए हैं तो इंशाल्लाह आपको इतना इश्यू होना नहीं चाहिए, लेकिन इवन देन अगर होता है तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। तो अब मैंने एक और क्लास बनाई है यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ ये वाला जो ऑब्जेक्ट मैंने क्लास बनाई है, ब्लूप्रिंट बनाया है, इसको मैं एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ एक और क्लास बनाई है जावा के नाम से, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्लास दी है टेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए तरीका क्या है? तरीका क्या है कि भाई अब ये अलग अलग फाइलों में हैं दोनों, एक में मेरी ऑब्जेक्ट है और एक में मेरा मेन मेथड है। तो अब इन दोनों को मैंने एक साथ यूज़ करना है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? उसका तरीक़ेकार इस तरह से होता है कि आप यहाँ पैकेज डिफ़ाइन करते हैं। जब आप पैकेज डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ नाम देंगे, जैसे मैंने स्टूडेंट का पैकेज दिया और ये जावा टेस्ट का पैकेज दिया, तो ये स्टूडेंट में टेस्ट क्लास भी एडिड है और स्टूडेंट क्लास भी एडिड है। आप जावा के अंदर हर चीज़ क्लास ही बनाते हैं, आपके पास कोई ग्लोबल फंक्शंस तो होते नहीं, ग्लोबल वेरिएबल्स तो आप यहाँ बनाते नहीं। हर चीज़ आपके प्रिमिटिव, आपके जो भी ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स हैं वो सारे के सारे क्लासेस में बनते हैं। तो ये मैंने क्लास बनाई थी जिसमें स्टूडेंट का मैंने पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज़, मेथड्स और सेटर्स और गेटर्स डिफाइन कर दिए। हर क्लास में कम और बेश यही चीज़ें होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ आते हैं, देखें यहाँ मैंने एज डिफाइन किया है पैकेज। तो जब मैं पैकेज लिख के आगे कोई भी यूनिक नाम दे सकता हूँ मैं, इसके कुछ कन्वेंशन हैं उसके बारे में जाके मैं आपसे आगे बात करूँगा। लेकिन फिल वक्त अगर आप इसको एक नाम दे देंगे तो ये एक तरीके का यूनिट बन जाएगा, यानी ये और ये एक स्टूडेंट यूनिट में कोई भी नाम दे दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वही नाम दें, ठीक है ना। तो फिर आपने देखें, आप यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बनाया तो ये स्टूडेंट की क्लास यहाँ मौजूद है, क्योंकि ये एक ही पैकेज में है। जब मैं ये लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली उससे पता लग जाएगा कि ये स्टूडेंट एक क्लास है जो इसी पैकेज में, तो वो उसे उठा के ले आता है। देखें अब इसने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ने ऑटोमेटिकली एक पैकेज बना के दोनों को सेपरेट किया हुआ है, जबकि ये आउटसाइड में है जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताई थी। मगर ये दोनों फाइलें साथ साथ हैं क्योंकि ये स्टूडेंट पैकेज के अंदर दोनों हैं। तो आप पैकेज बना बना के काम करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, एक पैकेज का नाम आपको यूनिक दे देते हैं, अपनी एप्लीकेशन के नाम पे रख दें या ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे रख दें या जो भी चाहे आप, रिलायबल, लेकिन नाम ज़रा सेंसिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने
ऐसा कोई अननोन नाम दे दिया जिससे बाद में लोगों को पता ना लगे कि ये है क्या। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने क्योंकि स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो मैंने स्टूडेंट का नाम दे दिया, तो यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया और यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया। तो यहाँ इस पैकेज को बनाने का मकसद, फ़ायदा क्या हुआ कि जब मैं यहाँ चलाने के लिए मैंने मेन मेथड के लिए क्लास लिखी, टेस्ट के नाम से क्लास लिखी, तो यहाँ मैं जब स्टूडेंट को दूंगा नाम तो वो समझ जाएगा अच्छा ये एक और फाइल है वहाँ से उठा के लाना, तो ये वहाँ से उसकी डेफिनेशन को इंस्टेंशिएट करेगा। तो आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट अली 415। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने C++ में पढ़ा होगा, न्यू कीवर्ड यूज़ करते थे आप, तो वो कहते थे कि भाई अच्छा ये पॉइंटर है, मतलब न्यू के ज़रिए आप हीप में कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, जावा में तो पॉइंटर्स हैं ही नहीं। तो आप जब भी न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेमोरी के हीप के एरिया के अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो आप ये स्टूडेंट जो है अपनी मेमोरी के S1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैंने कहा कि स्टूडेंट है, इसका नाम अली है, इसका रोल नंबर 15 है। तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, उसको मेमोरी के अंदर हीप के अंदर इनिशियलाइज कर देगा। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे दो मेरे पास मेथड्स हैं, एक मेथड S1 है और एक S2 है। ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो मैंने क्लास एक बार बनाई, ब्लूप्रिंट मैंने बना लिया, उसके बाद ये मेरे S1 ऑब्जेक्ट है, S2 यानी क्लास को लेके मैंने S1 भी बना दिया, S2 भी बना दिया। अब दोनों में फ़र्क जान लीजिए। ये स्टूडेंट से मैंने ये अली और 15 पास करा, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाएं, देखें ये स्टूडेंट है, तो अगर मैं उसको जब ये देता हूँ ना स्टूडेंट अली और 15, तो ये यहाँ जाएगा और यहाँ ढूंढेगा अच्छा यहाँ कोई कंस्ट्रक्टर तो नहीं है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हो कि स्टूडेंट और अली। तो देखें यहाँ मैंने ये स्टूडेंट बनाया हुआ है, ये नाम और रोल नंबर ले रहा है, इसी को मैं कॉल कर रहा हूँ इनिशियलाइज करते हुए इधर। यहाँ मैंने अली का नाम दिया 14, तो ये डायरेक्टली जब इंस्टेंशिएट होगा तो इस कंस्ट्रक्टर के जरिए इंस्टेंशिएट कर लेगा। अगर मैं फ़र्ज़ करें इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। देखें मैंने इसको डिसेबल कर दिया यहाँ से। अब देखें यहाँ पे ये देखें एरर दे रहा है मुझे, क्योंकि वो कह रहा है द कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट स्ट्रिंग इंटीजर इज अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने उसको डिसेबल कर दिया है यहाँ पे, तो उसको मिल ही नहीं रहा, तो जाहिर है वो नहीं चलेगा। तो ये मैंने इसको दोबारा से इनेबल कर देता हूँ, बात समझाने के लिए आपको बताइए। तो आपका पास ये कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, जो भी जिस कंस्ट्रक्टर में आप यहाँ इनिशियलाइज करते हैं वो कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, अगर ना हुआ तो एरर आ जाएगा। अच्छा ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है, ये क्या कर रहा है, ये सिंपली जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने बनाया था या कंपाइलर ने आपको इंजेक्ट करके दिया था, अगर आपने उसको नहीं डाला तो वो ऑटोमेटिकली इसको कॉल करेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि यहाँ आपने कोई पैरामीटर नहीं दिया। तो ये क्या करेगा, सीधा चला जाएगा इधर और इसको इनिशियलाइज इस तरह से इनिशियलाइज कर देगा आपके ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, स्टूडेंट की S2 की वैल्यू क्या होगी, नेम क्या होगा और रोल नंबर क्या होगा। क्योंकि हमने विदाउट पैरामीटर्स डिफाइन किया है तो हमारे पास ये दो वैल्यू असाइन हो जाएंगी, नॉट सेट और 100। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात आपको। फिर मैंने क्या किया, S1 का मैंने मेथड कॉल किया प्रिंट, तो ये सीधा जाएगा इधर, यहाँ से ये प्रिंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने S1 के अंदर अली लिया था, 15 लिया था, तो ये क्या करेगा, प्रिंट के मेथड में जाएगा और यहाँ जाके नेम कर देगा अली, और आगे आपका रोल नंबर जो 11 है वो यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ तरीके से ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पैरामीटराइज के जरिए और इनिशियलाइज किया, इसको मैंने इनिशियलाइज विदाउट एनी वैल्यू किया है। तो अब मैंने S2 में मैंने वैल्यू असाइन नहीं की थी क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया था। तो फिर मुझे एक्सप्लिसिटली देखिए, अब मैं यहाँ पे डॉट के बाद डॉट दबाता हूँ, देखें आप ये देखें गेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है उसने। तो यहाँ पे सेट रोल नंबर का एक मेथड था प्राइवेटली, मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं किया, मैंने एक मेंबर मेथड बनाया था, सेटर्स और गेटर्स बनाए थे हर प्रॉपर्टी के लिए। तो वो मैंने कॉल करके इसकी जो प्राइवेट फील्ड है उसको मैंने चेंज कर दिया ताकि मैं अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकूं। तो क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, इसके अंदर अनडिफाइन, नॉट डिफाइन और 100 आ रहा था, अब मैंने यहाँ पे उसको कह दिया उस्मान है और उसका रोल नंबर 20 है। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने S2
गेट नेम करके प्रिंट कर लिया, रोल नंबर से प्रिंट कर लिया। उसके बाद तीसरा कंस्ट्रक्टर जिसमें मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट S3 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसमें मैंने S2 जो मैंने यहाँ बनाया था ना, ये एज इट इज़ पैरामीटर में पास कर दिया। क्यों? यहाँ पे मैंने इसको कंस्ट्रक्टर में बताया था, ये डेफिनेशन दी थी कि मेरे पास ऐसा भी एक इनिशियलाइज करा सकता हूँ कि मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना के दूसरे स्टूडेंट में एज अ पैरामीटर पास कर दूँ। तो ये यहाँ पे सॉरी ये मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है स्टूडेंट। तो यहाँ से जाएगा एस के नेम को उठाएगा, नेम में डाल देगा, एस के रोल नंबर में जाएगा, रोल नंबर में डाल देगा। ठीक है ना? तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरह से। फिर मैंने S2 के प्रिंट को मेथड किया तो प्रिंट होने लगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलें रन करके देखते हैं। ठीक है ना? यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। अब आप देखें, मैं रन करके देखता हूँ। आप देखिए, आप स्टूडेंट नेम अली 15, तो यहाँ मैंने अली दिया था और 15 दिया था। फिर जब मैंने जाके S1 करके प्रिंट किया तो वो गया और उसने सिंपल इस मेथड को कॉल किया और ये प्रिंट कर दिया, नेम और रोल नंबर ये प्रिंट कर दिया आपका। ठीक है ना? इसी तरीके से जब आप देखें यहाँ पर आते हैं S2, यहाँ मैंने उसको दो ना रोल नंबर का नंबर दिया ना मैंने नाम दिया, तो क्या प्रिंट हो रहा है? नॉट सेट उस्मान। क्योंकि जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ये वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी नॉट सेट और 100, तो ये एज इट इज़ यहाँ, क्योंकि मैंने वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड की। अगर मैं वैल्यू यहाँ इस तरह से प्रोवाइड करता तो वैल्यू वही आती जैसे ऊपर अली की आई, अली रोल नंबर 15। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको कोई वैल्यू नहीं दी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, तो जब मैं इसे कॉल करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया हुआ उसको कि ये वैल्यू असाइन कर दो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने प्रॉपर्टीज़ को क्या आप उसको देना चाहते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये मेथड S2 का मैंने कॉल किया प्रिंट। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आप पढ़ चुके हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर में के बारे में C++ में। सिंपल आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन कर देता। तो अब यहाँ मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट S3 बनाया और S2 को उसमें पास कर दिया। S2 में मैंने क्या रखी थी वैल्यू? उस्मान 20। तो यहाँ पे जब मैं S2 को प्रिंट करूँगा तो देखें यहाँ पे उस्मान और 20 प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है आपको। S3 को प्रिंट करूँगा तो S3 में क्या है आपके पास? उस्मान। S3 का मतलब क्या है? S3 में क्या वैल्यू आ जाएगी? उस्मान और 20। देखें ये उस्मान और 20 आ गया क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को पास किया था। अब मैं पास करता हूँ S3, ये जो मैंने नया उसके रोल नंबर को चेंज करता हूँ -10। तो अब ये क्या होगा? यहाँ देखें 100 आ गया। क्यों 100 आ गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बताया था चेक करो, अगर 0 से ज़्यादा वैल्यू है तो रोल नंबर को एज इट इज़ ले लो, अगर नहीं है तो 100 वैल्यू असाइन करो। क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दी है -10, तो ये लेस देन 0 है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको 100 वैल्यू असाइन कर देगा। तो ये पूरी लॉजिक है दोस्तों, सिंपल सा कोड है, कोई मुश्किल इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आप समझ ना सकें। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम काम करता है। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं लेक्चर्स की तरफ। तो गेटर और सेटर्स मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है ना? अब चौथे पेज पर आते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ताकि मैं फिर जूम कर सकूँ। तो ये पूरा कोड मैंने आपको चला के दिखा दिया, राइट करके दिखा दिया विजुअल स्टूडियो कोड में, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ इस पेज के ऊपर। तो ये देखिए, तो आपने जब किया तो मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास मेंबर वेरिएबल्स एंड मेथड आल्सो नोन एज इंस्टेंस। तो जब आपने ये बनाया था ना, देखिए ये आपने इंस्टेंसेस बनाए थे। S1 एक अलग इंस्टेंस है, S2 एक अलग इंस्टेंस है, S3 एक अलग इंस्टेंस है। तो मैं कोड की तरफ आता हूँ, दोबारा इस पे आता हूँ। आपको याद होगा वहाँ जाके आप डॉट से भी आप लिख सकते थे C++ में। ठीक है ना? और आप एरो साइन भी लगा के लिख सकते थे C++ में। लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं है, जावा में आप डॉट यूज़ करेंगे। डॉट करके प्रॉपर्टीज़
मेथड्स, मेंबर फंक्शन जो मेथड्स कहलाते हैं, वो आप यहाँ से एक्सेस करेंगे। जावा के अंदर ये एक चीज़, देयर इज़ नो एरो साइन ऑपरेटर इन जावा, तो आप उसको हमेशा ऑलवेज इंस्टेंस वेरिएबल्स आर एक्सेस यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो आप देखें यहाँ पे मैंने कहीं पर भी, मैं इसको इस तरह से नहीं कर सकता। अगर मैं इसको इस तरह से करूँगा तो देखें एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ जाएगा। ये अभी नहीं बता रहा, लेकिन ये चलेगा नहीं प्रोग्राम। देखें यहाँ पे एरर आ गया, क्यों? क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में। तो यहाँ से मैं डॉट डाल सकता हूँ। अब मैं चलाता हूँ, देखें तो ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है फर्स्ट क्लास। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं दोबारा, ठीक है ना। तो ये पूरा क्लास इन्होंने बताई हुई है, पूरा बनाई हुई है। अगेन अली 15, फिर प्रिंट किया अली 15, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट किया, डिस्प्ले नॉट सेट एंड 100, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था। ये मैं बता चुका हूँ आपको प्रैक्टिकली, तो ये यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एज इट इज़ आप कोड को चेक कर लीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा एफर्ट अपनी तरफ से भी लगाएं, क्योंकि देखें मैं एज अ टीचर आपको एक हद तक ही पढ़ा पाऊँगा। आखिर में आपको ही एग्ज़ाम देना है, आप ही को अपने कैरियर में जावा लैंग्वेज को यूज़ करना है। तो ये आप पे मुनहसर है कि आप उसको कैसे करते हैं। तो सिंपल आपने जावा सी करके कंपाइल कर लिया, मैंने आपको ये बताया हुआ है पहले लेक्चर में। फिर जावा दोनों को कंपाइल किया अलग अलग, क्योंकि हमने स्टूडेंट की फ़ाइल को अलग कर लिया था, टेस्ट को अलग कर लिया था। फिर हमने जब टेस्ट को चलाया जावा करके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ चलते हैं, तो मैं इसको पहले कंपाइल कर देता हूँ, जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। तो देखिए स्टूडेंट का इसने एक अलग से फोल्डर बना दिया है, पैकेज है, क्योंकि पैकेजेस में, पैकेजेस जो होते हैं याद रखिएगा वो हमेशा फोल्डर्स में बनते हैं। तो इसने फोल्डर बना दिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा। देखें कंपाइल हो गई, आपकी एक क्लास फाइल बन गई, ये नज़र आ रही है आपको। देखें ये बन गई क्लास, स्टूडेंट क्लास। अब मैं करता हूँ टेस्ट को भी कंपाइल कर लेता हूँ, इस वाली को। ये कोई एरर बता रहा है मुझको। अच्छा, ये एक्चुअली पैकेज डिफाइन नहीं हुआ है सही तरीके से। बहरहाल ये कमांड लाइन पे आप इसको ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा इसमें सेटिंग्स करनी पड़ेंगी मुझे। बहरहाल ये मैंने बताया आपको। कंपाइल कर सकते हैं वैसे, मैं ज़रा ये देख लूँ कि ये क्यों कर रहा है। कैन नॉट फाइंड अ सैम्बल, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ये मिल नहीं रहा एक्चुअली स्टूडेंट। ये कुछ चेंजेस मुझे करनी पड़ेंगी, मैं आपको इंशाल्लाह देख के बताऊंगा। तो एनीवे आप सिंपल आपने ये करना है कि आप यहाँ फोल्डर बना के अलग से वहाँ पे पैकेज डिफ़ाइन कर लें, और वहाँ पे जाके इन दोनों फाइलों को डिफ़ाइन करें और वो कर लें। क्योंकि ये एक्चुअली देखिए जावा का ना कोई बाय डिफ़ॉल्ट आईडी ही नहीं है। जावा आप किसी भी नोट पैड में भी बना सकते हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करूँ। तो ज़ाहिर है आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको देख के बता दूंगा क्या इसमें इशू आ रहा है। आना तो नहीं चाहिए था, बहरहाल मेरे ख्याल में मुझे यहाँ कोई इसका इसका यहाँ मुझे इसको पैकेज का नाम बताना पड़ेगा मेरे ख्याल से। यहाँ मुझे इसको पैकेज का नाम शायद बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, मैं देख के इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। बहरहाल मैंने आपको कोड को चला के भी दिखा दिया, क्योंकि देखें ये हर चीज़ के ना यहाँ पे इन्होंने ना हर चीज़ थोड़ा सी मुख्तलिफ है। क्योंकि जावा में जो है वो, अगर आप इंटेलिजी आइडिया यूज़ करें या एक्लिप्स यूज़ करें, या तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें सेट हो जाती हैं, तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। लेकिन ये विजुअल स्टूडियो कोड में आप बना तो सकते हैं, लेकिन
ज़ाहिर है ये थोड़ा सा इमर्ज हो रहा है अभी, तो इसमें थोड़ा सा चीज़ें मुख्तलिफ है, तो मैं पहले देख लूँ फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो ये मैंने चला के आपको दिखा दिया कोड, ठीक है ना, ये कोड चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है कोड, मैंने समझा भी दिया आपको। बाकी आपको स्टैटिक के बारे में अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये कंपाइल किया हुआ है इन्होंने, इन्होंने एक्चुअली किया क्या है कि इन दोनों फाइलों को इन्होंने एक साथ मर्ज कर दिया है, जबकि ये तरीक़ाकार गलत है, पैकेज बनाते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है ओल्ड बुक है तो ये पुराने अंदाज में। तो स्टैटिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, स्टैटिक के बारे में बता चुका हूँ। अ क्लास हैव अ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स मेथड स्टैटिक वेरिएबल्स एंड द मेथड्स आर एसोसिएटेड विद द क्लास इटसेल्फ दैट आर नॉट टाइड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो कहने का मकसद क्या है, अब मैं यहाँ कोड पर आता हूँ। अब देखें मैं यहाँ पर करता ये हूँ कि मैं एक स्टैटिक मेंबर मेथड डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ पब्लिक स्टैटिक, ठीक है ना, यहाँ मैं दे देता हूँ इसको से हेलो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। अब देखें मैंने ये ना एक स्टैटिक मेथड डिफाइन कर दिया। स्टैटिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, स्टैटिक जब भी किसी मेथड के अंदर आए या किसी प्रॉपर्टी के अंदर आए तो फिर वो उस ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होता, वो उस क्लास का हिस्सा होता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको न्यू कीवर्ड नहीं यूज़ करना, आप डायरेक्टली उसका नाम लिख सकते हैं। अब देखें ये से हेलो है, अब मैं अगर यहाँ जाऊँ टेस्ट के अंदर, यहाँ जाके मैं एक्सेस करूँ S1 के, तो यहाँ मैं दूँ से हेलो, तो ये नहीं चलेगा, इसलिए क्योंकि जो स्टैटिक है ना, यहाँ देखें एरर क्या दे रहा है, द स्टैटिक मेथड सेलो फ्रॉम द स्टूडेंट शुड बी एक्सेस इन द स्टैटिक वे। स्टैटिक वे क्या होता है, क्योंकि ये किसी इंस्टेंस से बिलोंग नहीं कर रहा, आपने जब उस पर स्टैटिक लगाया तो वो क्लास से बिलोंग कर रहा। तो अगर आपको उसको इस्तेमाल करना हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप करेंगे स्टूडेंट, जो क्लास का नाम है स्टूडेंट डॉट से हेलो, तो अब ये काम करेगा। देखें स्क्विगली लाइन चली गई, अब आपने रन किया, देखें हेलो वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ किसी इंस्टेंस का नाम s2 डॉट से हेलो करूँगा तो वो स्क्विगली लाइन दे देगा, क्योंकि कंपाइलर को ये पता नहीं लगेगा कि भाई आप से हेलो S1 का बोल रहे हो, S2 का बोल रहे हो, S3 का बोल रहे हो। तो स्टैटिक का मैंने आपको बताया, इसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे भी आप स्टैटिक देते हैं उसका मतलब ये होता है कि आप उसको बता रहे हैं कि ये जो मेथड है या ये जो प्रॉपर्टी है वो आप बिलोंग करती है, इस क्लास को बिलोंग करती है, किसी इस क्लास के किसी इंस्टेंस को बिलोंग नहीं करती, इस क्लास को। तो जब भी आपको एक्सेस करना पड़े स्टूडेंट का नाम, क्लास का नाम दें, डॉट डालें और इस मेथड का नाम लिखें जैसे मैंने यहाँ दिया, तो वो एज इट इज़ उसको कॉल कर लेगा। ये आमतौर पे ऐसी सिचुएशंस आती हैं आपके प्रोग्राम में, जैसे आप काउंट करना चाहते हैं, आपने एक वक्त में 100 इंस्टेंशिएट बनाए, यहाँ तो हमने सिर्फ 3 बनाए इंस्टेंशिएशन की ऑब्जेक्ट की। तो आप गिनना चाहते हैं कि भाई बैक वक्त कितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं मेमोरी में, इतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि सिर्फ ये कभी कभी इस्तेमाल होते हैं ताकि आप देख सकें। अब मैं यहाँ काउंट कर सकता हूँ कि भाई कितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, और फिर मैं यहाँ प्रॉपर्टी दे दूँ, स्टैटिक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूँ जो मुझे बताया कि अच्छा स्टूडेंट के कितने मैंने मेथड्स बनाए हैं। तो ये आगे जाके एग्जाम्पल में आप देखेंगे, तो समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद करता हूँ। स्टैटिक को इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। तो गार्बेज कलेक्शन, ठीक है, तो गार्बेज कलेक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि गार्बेज कलेक्शन जावा का अपना गार्बेज कलेक्शन है, मेमोरी जो है मैनेज्ड है, विदाउट मैनेज नहीं होती। तो जावा परफॉर्म गार्बेज कलेक्शन एंड एलिमिनेट द नीड ऑफ ए फ्री ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली। सी प्लस प्लस में आपको पॉइंटर्स को नल पॉइंटर असाइन करना पड़ता था, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता था डिस्ट्रक्टर में जाके, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली आप उसको और डिस्ट्रॉय करते हैं. When an object has a no references to anywhere except in the other objects that are also unreferred, its space can be reclaimed. Before an object is destroyed, it might necessary for an object to perform some action. For example, to close an open file in such a case, define a finalize method with the action to be performed before the object is destroyed. तो कहने का मकसद ये है कि अव्वल तो आप इसको यूज़ करते नहीं हैं डिस्ट्रक्टर को, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप ये फाइनलाइज, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया था क्योंकि मैं बैक वक्त सी शार्प पे, जावा पे और सी प्लस प्लस पे काम करता हूँ, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. टिल्डे नहीं होगा, वो फाइनलाइज का आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे फाइनलाइज का आप मेथड बनाएंगे, डिस्ट्रक्टर लिखेंगे, यहाँ पे आप फाइनलाइज देंगे उसको. ये देखिए, ये फाइनलाइज आपने दे दिया इसको, ठीक है ना. तो ये आपने फाइनलाइज दे दिया, ताकि अगर आप ये थ्रोज भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना. ये आप इसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करेंगे फाइनलाइज को, ये रन टाइम खुद ही कॉल कर लेता है. अगर आप देंगे तो वो इसे कॉल कर लेगा जब डिस्ट्रॉय होने लगेगा, अगर आप नहीं देंगे तो वो इंटरनली इसको डिस्ट्रॉय कर देगा. आपको इस टेंशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों और ये ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है इसको. तो आपने इसको यहाँ पे फाइनलाइज मेथड दे दिया. सॉरी वंस अगेन, मैंने आपको कहा था कि डिस्ट्रक्टर के लिए टिल्डे डाल दें, सॉरी ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था. यहाँ पे फाइनलाइज जो है मेथड यूज़ होता है. ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है हर क्लास में, लेकिन इन केस अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं. जैसे अगर आप इस क्लास के अंदर कोई फाइल से में डाटा एंटर कर रहे हैं और फाइल में ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो अब आप चाहते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो फाइल को पहले क्लोज कर दिया जाए ताकि आपका फाइल में जितना भी डाटा है वो सेव हो जाए. तो आप यहाँ फाइनलाइज में अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं ताकि फाइल डिस्ट्रॉय होने से पहले वो फाइल को पहले प्रॉपरली क्लोज करेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को वो आउट ऑफ स्कोप कर देगा गार्बेज कलेक्टर. तो गार्बेज कलेक्टर इधर जाता है और इसको देखता है अच्छा फाइनलाइज है तो ठीक है, मैं इधर जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करूं ताकि क्लीन अप से पहले, मैं ऑब्जेक्ट को क्लीन अप से पहले यहाँ पे मैं आऊँ और यहाँ पे हर चीज़ को मैं वो करूँ, फाइनलाइज करूँ, बिल्कुल क्लीन अप करूँ, उसके बाद में फाइनल. अगर आप ये नहीं देंगे तो वो अपने हिसाब से करेगा, फिर वहाँ आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा. तो ये फाइनल है. अच्छा, इसमें आप ये कमांड देखें ना, system.gc करके आप एक्सप्लिसिटली रन टाइम को कह सकते हैं कि भाई गार्बेज कलेक्टर कॉल करो और डिस्ट्रॉय कर दो. अपने प्रोग्राम में system.gc करके आप लिख सकते हैं कि आपको आप कह रहे हैं कि system.gc, देखें यहाँ पे ये दिया हुआ है gc, गार्बेज कलेक्टर. gc स्टैंड फॉर जागार. तो ये आप कॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर जब इसे पढ़ेगा तो वो गार्बेज कलेक्टर को इम्प्लिसिटली कॉल होता है गार्बेज कलेक्टर. लेकिन आप उसको ये कीवर्ड देके आप उसको एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिएगा ये यूज़ करने से, क्योंकि इससे ही होता है क्योंकि जावा में हर चीज़ मैनेज्ड है, कंट्रोल्ड है बाय द रन टाइम जावा वर्चुअल मशीन. तो आम तौर पे ये होता है कि जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है कि द गार्बेज कलेक्टर कैन बी रिक्वेस्टेड टू रन बाय कॉलिंग द system.gc मेथड. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट एक्सेप्ट टू द रिक्वेस्ट और रन. यानी हम ये दे देंगे, लेकिन ये कंपाइलर की मर्जी, हो सकता है वो फाइनलाइज के मेथड को कॉल करे, हो सकता है ना करे, तो ये उस पर डिपेंड करता है. तो आमतौर पे इन चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फाइनलाइज ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है. तो यहाँ देखें इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मैं ये लिख के नहीं बताऊँगा, सिर्फ वर्बली आपको बता देता हूँ. देखें ये पूरा इन्होंने दिया है कि एक काउंट लिया है स्टूडेंट का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई. यहाँ पे उन्होंने पूरा एक कोड राइट किया है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ अगर मैं आपको इस तरह से लिख के बताने लगा तो ऑलरेडी 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो ये और तवील हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे. तो क्विकली आपको बता देता हूँ. यहाँ पे हमने स्टैटिक मेंबर प्रॉपर्टी ले ली, स्टैटिक इंटीजर काउंट स्टूडेंट 0, तो 0 से इनिशियलाइज कर दिया आपने, ठीक है ना. उसके बाद आपने यहाँ पे सेटर्स और गेटर्स बना दिए, सेट रोल नंबर, गेट रोल नंबर, ठीक है ना. उसके बाद आप यहाँ पे आके आपने काउंट कर लिया
पब्लिक स्टैटिक इंटीजर गेट काउंट। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को काउंट चलाएंगे, इस गेट काउंट्स को स्टूडेंट्स के ज़रिए कॉल करेंगे क्लास के ज़रिए, तो वो बताएगा कि कितने इंस्टेंसेस इसके बन चुके हैं। ठीक है ना। तो जब भी आप इसको कंस्ट्रक्टर में करेंगे, जब डायरेक्टली करेंगे तो स्टार्ट होगा, रोल नंबर 100 हो जाएगा, नाम नॉट सेट हो जाएगा और काउंटर में एक ऐड हो जाएगा। तो जितने जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाते चले जाएंगे उसमें काउंटर में एक ऐड होता चला जाएगा और वो बता। तो यानी ये रन टाइम पे आप अपने ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं कि कितने स्टूडेंट के इंस्टेंशिएशन बन चुकी हैं। ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद ट्राई कर लें, क्योंकि देखें अगर मैंने यहाँ बनाया तो ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है बहुत तवील हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि आपको स्पून फीडिंग की ज़रूरत है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट देना और इंशाल्लाह आपको कामयाब करना। तो देखें यहाँ पर इन्होंने टू स्ट्रिंग का मेथड को कॉल किया है। टू स्ट्रिंग का मेथड हर क्लास के अंदर जावा में आप हर चीज़ पे देखें। यहाँ मैं आप देखें, मैं यहाँ S3 करके डॉट टू स्ट्रिंग, देखें यहाँ पे टू स्ट्रिंग आ रहा है। अब ये तो मैंने डिफाइन नहीं किया था, ये कहाँ से आ रहा है? अब आप कहेंगे स्टूडेंट की क्लास में तो आपने यहाँ पे कहीं पर भी टू स्ट्रिंग अप्लाई नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, तो ये कहाँ से आ रहा है? तो मैंने जैसे कहा कि आपको बताया था कि हर क्लास जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेड होती है ऑब्जेक्ट क्लास से। तो ऑब्जेक्ट क्लास में इन्होंने ये डॉट S3 टू स्ट्रिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट टू स्ट्रिंग का मेथड डाल देता है। ठीक है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डालता है टू स्ट्रिंग का मेथड। तो इस तरीके से ये डाल देता है पूरा इसमें। और उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप क्लास का नाम प्रिंट करना चाहें या वो करना चाहें कि कन्वर्ट करना चाहें टू स्ट्रिंग में तो आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आप खुद डिफाइन नहीं करते हैं। हाँ, आप ऑब्जेक्ट जो क्लास से आ रहा है उसको ओवरराइड कर सकते हैं, यानी उसके बिहेवियर को पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए आप उसको बदल सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है फाइनलाइज। अब फाइनलाइज में क्या हो रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो इस काउंटर में से जो ऊपर हमने डिफाइन किया था, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था काउंटर, उसमें से एक वैल्यू कम करता चला जाएगा। तो जैसे जैसे मेमोरी रिलीज होगी, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, एक एक काउंटर उसमें से कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोग्राम है इसमें उन्होंने स्टैटिक मेथड्स को यूज़ करते हुए आपको काउंट करके बताया कि भाई जितने जितने आप ऑब्जेक्ट बनाते चले जाएंगे उतने उतने काउंट्स आपको बताता चला जाएगा कि भाई इतने हो गए, अभी इतने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। ये हम करते नहीं हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए है ये सब चीज़ें। इस प्रैक्टिकली कभी कभी मेरे ख्याल से कभी कभी आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कोई ख़ास इसका इस्तेमाल है नहीं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि स्टैटिक का इस्तेमाल क्या है। तो आपको मैंने क्या बताया आखिर में कि क्विकली जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। चैप्टर हमारा अख्तिताम को पहुंच रहा है, जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, ये हमारा आखिरी हिस्सा है उसका। यहाँ इन्होंने कंपाइल किया है, कंपाइल करके देख लीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप ये कोड खुद ट्राई करें और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे कोड भेजें और ताकि मैं उस पर रिव्यू करके आपको समझा सकूँ। कोई भी बात समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प आउट कर दूँगा, आपको हेल्प आउट कर दूँगा। ये उन्होंने सारे रेफरेंस दिए हुए हैं, आप जाएँ तो ये चीज़ें पढ़ के इससे भी सीख सकते हैं। देखें प्रोग्रामिंग जो है हमेशा एफर्ट लगा के सीखी जा सकती है। ये ना समझिएगा कि मैं आपको यहाँ पूरा ही जावा सिखा दूंगा। पूरी जावा सिखाने अगर मैं आपको बैठ गया तो पूरा साल लग जाएगा मुझे, शायद तब भी मैं आपको ना कर सकूं। तो इट्स नॉट ऑलवेज इन द टीचर्स हैंड, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू राइट द कोड, यू हैव टू रन इट, डिबग इट, यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज। कभी भी प्रोग्रामिंग इस तरह से नहीं सीखी जा सकती कि एक टीचर पढ़ाता जाए और आप उसे फॉलो करते जाएं और आपने प्रोग्रामिंग सीख ली। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू राइट योर कोड, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो आपको खुद से भी कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करा सकता। तो मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। हमने क्लासेस डिस्कस की, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर, एट्रीब्यूट, मेथड्स को डिस्कस किया, कंपैरिजन किया कि C++ में और इसमें फ़र्क क्या था। फिर हमने एक स्टूडेंट क्लास डिफ़ाइन की, फिर बताया मैंने कि उसमें किस तरीके से स्टैटिक मेथड्स काम करते हैं, कैसे आप स्टैटिक मेथड्स के ज़रिए विदाउट इंस्टेंशिएशन मेथड्स को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। कंपाइल करके भी बताया, पैकेज बनाना मैंने सिखाया। कुछ चीज़ें थोड़ी सी गलत हो गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रेक्टिफाई कर दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं बैक वक्त C++ पे और जावा पे और C# पे काम करता हूँ, तो मेरे लिए
बाज़ औक़ात आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें मिलती जुलती हैं तो मुग़ालता कभी कभी हो जाता है। तो प्लीज़ अपने लेक्चर के हैंड आउट को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया मेरे लेक्चर्स को पसंद करने का। अगर अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स में और अपने और जो दोस्त हैं उन दोस्त अहबाब हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, लेक्चर नंबर 5 जो हमारा इनहेरिटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।